प्रिय विद्यार्थियों, नवांक करो डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 भारत की भौतिक स्थिति और उसका आकार इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भूगोल का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत के भौतिक विभाग। मतलब भारत को कितने भौतिक भागों में हम बांट सकते हैं, इसका हमें अध्ययन इस पार्ट में करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? जैसे कि आप लोग, हम सभी मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो हम सभी कहाँ रहते हैं? हम सभी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। हमारा जो क्षेत्र है वहाँ क्या है? मैदान है, ज़्यादा पर्वत नहीं है। यहाँ पर हमारे आसपास कुछ क्षेत्रों में से उदयपुर है, वहाँ पर थोड़े से पर्वत दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा पर्वत नहीं है। फिर भी हम एक मैदानी क्षेत्र, लेकिन हमारा जो मैदान है वो पृथ्वी से बहुत ऊपर उठा हुआ है। इसलिए हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर, हम पठार पर रहते हैं। इसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं पर पर्वत है तो कहीं मैदान है, कहीं पठार है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, कहीं समुद्री के तटवर्ती देश हैं, तो कहीं आपका द्वीप समूह है, कहीं पर हमारे द्वीप समूह हैं। तो इस प्रकार भारत को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि भारत में कितने प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको मैदानी मिलेंगे, पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी हैं, तटवर्ती क्षेत्र भी हैं, रेगिस्तान भी है ना, बर्फीले स्थान भी हैं, ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है और साल भर बर्फ़ जहाँ जमी रहती है, द्वीप समूह भी हैं, दलदली क्षेत्र भी हैं। तो भारत में सब कुछ है। तो इस आधार पर हमने भारत को कुछ भागों में बांटा, कुछ प्रमुख भागों में बांटा है, 6 भागों में हमने बांटा। इन्हीं का अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। जैसे पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी हैं, पठार भी हैं और द्वीप समूह भी है। सभी प्रकार की आकृति हमारे यहाँ पाई जाती है। आगे देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में ही बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। तो भारत के कुछ भौतिक भागों के बारे में लिखा हुआ। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह बहुत प्राचीनतम भाग है, और जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो हिमालय है और उत्तर के मैदान है, उनका निर्माण अभी हुआ है, तो वो नए हैं और अस्थिर भी। हिमालय जो पर्वत है वो उसे नवीन बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अस्थिर भाग है, ठीक है। तो ये हमारे भारत के कुछ भाग हैं। इन्हीं भागों का अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है हमारा। तो भारत के कितने भौतिक भाग हैं, इनका नाम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा जाता है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अगला है उत्तरी मैदान, इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है भारतीय मरुस्थल, इसके बाद है तटीय मैदान, फिर है द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में भारत को हमने बांटा है। इन 6 ही भागों का अध्ययन हमें इस पाठ में विस्तार से करना है कि ये भाग कहाँ हैं, ये भाग कैसे हैं, इन भागों को फिर से कितने भागों में, कितने उपभागों में बांटा गया है, कहाँ पर ये भाग स्थित हैं। तो जैसे इसका पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में आप जानते हैं, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है,
ठीक है। इसको भी 3 भागों में आगे बांटा जाता है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका उत्तरी मैदान हिमालय के बाद से जो हमारे बिल्कुल सपाट मैदान है, जिन्हें हम गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं, वो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का दक्षिणी भाग है। भारत की जो दक्षिणी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती है। भारतीय मरुस्थल, आप जानते हैं कि भारत में मरुस्थल भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भारत में मरुस्थल? राजस्थान में। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थल पाए जाते हैं, है ना। और गुजरात के भी पश्चिमी भाग में कहीं कहीं पर मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके बाद है तटीय मैदान। तो जहाँ जहाँ भारत में समुद्र भारत से लगा हुआ है, उन सभी क्षेत्रों में तटीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ का जीवन थोड़ा सा अलग है। इसके बाद है द्वीप समूह। तो भारत में कुछ द्वीप भी हैं, आपने उनका अध्ययन किया है, उनके नाम आप जानते हैं। उनके नाम हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह हमारा कहाँ है? ये हमारा अरब सागर में स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर वहाँ पर स्थित है, मालाबार तट के पास। ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये भारत के कुछ भौतिक भाग हैं जिसमें हम भारत को बांट सकते हैं। तो हमें इन सभी का अध्ययन करना है। आइए हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करते हैं पहले, और हम भारत के नक्शे में भी इन सबको देखते हैं कि ये कहाँ है, ये भाग हमारे कहाँ हैं। तो ये भारत का नक्शा आपके सामने है। इसमें आप देखिए सबसे ऊपर उत्तर की तरफ जो डार्क कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये धनुषाकार, ये आपका हिमालयी क्षेत्र है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और यहाँ से उत्तराखंड, नेपाल के बाद यहाँ पर आपकी भी पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, भूटान, और ये आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये और आपकी कुछ जो 7 बहनें हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं, उधर भी ये आपका पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई। ये हमारे हिमालयी पर्वत क्षेत्र। ठीक है। और हिमालय पर्वत के बाद जो आपका उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है, जो आपका प्लेन क्षेत्र है, मतलब कि जो सपाट मैदान है, वो आपका उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तरी मैदान। इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम में पंजाब और हरियाणा जो दोनों राज्य हैं, ये सब मैदानी राज्य हैं। इसके बाद गंगा, यमुना नदियाँ यहाँ बहती हैं। तो इन नदियों ने ही इस मैदान का निर्माण किया है ना। इसको गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है, तो ये मैदान है। ठीक है। ये यहाँ से फैला हुआ है, ये भी आपका पूर्व तक जाते जाते ये थोड़ा सा सकरा हो जाता है। यहाँ आगे जाके ये असम में भी ये मैदान हमारा फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास भी ये मैदान है। ये हमारा उत्तरी मैदान है। इसके बाद दक्षिण में ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ से मालवा का पठार यहाँ भी लिखा हुआ है, मालवा के पठार से ये स्टार्ट हो जाता है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ यहाँ से ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, जो कि दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद पश्चिम में है हमारा, पश्चिम और पूर्व, ये समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है वो हमारा तटीय मैदान कहलाते हैं। ये हमारे पूर्वी तटीय मैदान हैं, जिसे उत्तर में उत्तरी सरकार और दक्षिण में कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और पश्चिम में ये हमारे पश्चिमी मैदान है, जो हमारा पश्चिम में जो पश्चिमी तट है, उसे उत्तर में कोंकण, जो गोवा के पास है, उसे कोंकण के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा आता है वो कन्नड़ क्षेत्र है, और पूरा दक्षिण में जो क्षेत्र है वो हमारा मालाबार तट है। तो ये हमारे तटीय मैदान है। ठीक है। और आप इधर देख सकते हैं भारतीय मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल है। ये पंजाब, ये हमारा राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय मरुस्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है, छठा है लक्षद्वीप, हमारे द्वीप समूह। तो ये हमारा लक्षद्वीप है, ये मालाबार तट के पास है। ठीक है। ये हमारे द्वीप समूह है। और इधर हमारा एक और द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में इधर पर स्थित है। ठीक है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी पाया जाता है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हमारा भारत और उसके अलग अलग भौतिक भाग हैं। ठीक है। इनका हमने अध्ययन किया, और आप अपनी किताब में अच्छे से इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम भारत के भौतिक भाग में एक भाग का अध्ययन कर रहे हैं, उसका नाम है हिमालय पर्वत। ठीक है। तो पहले हम हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे कि हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितना ऊंचा है, कितना पुराना है, और यहाँ की जलवायु कैसी है। तो हिमालय पर्वत
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पाया जाता है। ठीक है, और ये भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण भी करता है। ये नवीन बलित पर्वत है ना। ये इस पर्वत का निर्माण कुछ वर्षों मतलब कुछ हज़ार वर्षों पहले हुआ है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। ये नवीन, इसलिए इसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर उत्तर पश्चिम में ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मतलब यहाँ आपके पूर्व तक, उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक ये श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। ठीक है, और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है वो आपके हिमालय पर्वत श्रेणियों में ही है, यहीं पर है, वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और असम अवरोधों मतलब कि इसमें ये पर्वत ऐसा है कि इसे पार करना बड़ा ही मुश्किल है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा अवरोध भी है। इसी कारण भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षित है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये जो आपका पर्वत है वो एक अर्धवृत्त के रूप में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मतलब हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर है। ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैले हुए हैं और धनुषाकार रूप में फैले हुए हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये ज़्यादा चौड़े हैं। ये पर्वत मतलब ये जो पर्वत श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में, बहुत ज़्यादा चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और असम और अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते हिमालय पर्वत की चौड़ाई कम हो जाती है। वहाँ पर ये लगभग 150 किलोमीटर की चौड़ाई में ये पर्वत वहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वहाँ के पर्वतों की ऊंचाई में अधिक विविधता नहीं है। ठीक है, लेकिन पूर्वी भाग के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब कि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बहुत ही कम ऊंचे पर्वत हैं। जबकि उत्तरी हिमालय के जो पर्वत हैं वो लगभग उनकी ऊंचाई लगभग समान है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो जो हिमालय सबसे उत्तर में है, जो हिमालय का जो भाग सबसे उत्तरी क्षेत्र में है उसको महान हिमालय भी कहते हैं, उसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, या उसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमाद्री किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमालय का वह भाग जो सबसे उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, उसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, या महान हिमालय भी उसे कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब लगातार इसमें पर्वत हैं और बहुत ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। तो सबसे ऊंचे जो शिखर हैं वो कहाँ हैं? इसी श्रृंखला में है, महान या आंतरिक हिमालय में ही है। और उनकी ऊंचाई भी कितनी है? लगभग 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऊंचे पर्वत शिखर आपके महान हिमालय में पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसी में है, मतलब उत्तरी हिमालय में, अर्थात ये महान हिमालय में या आंतरिक हिमालय में ही हिमालय के प्रमुख शिखर पाए जाते हैं। अब हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। ये देश का नाम रखा हुआ, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, इसके बाद है कंचनजंगा, जो कि भारत में है,
8,598 मीटर यह है। इसके बाद है मकालू, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई भी लिखी हुई है। आप सभी इन ऊंचाइयों को नोट कर सकते हैं और आपको याद भी रखना है, 8,481 मीटर। इसके बाद है धौलागिरी, जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। इसके बाद आपका नांगा पर्वत है, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। इसके बाद है अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। इसके बाद है नंदा देवी, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 7,817। इसके बाद है कॉमेट, इसकी ऊंचाई है कामेट, इसकी ऊंचाई है 7,756। इसके बाद है नामचा बरुआ, ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और गुरुला मंधाता, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। ठीक है, तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ, मतलब इसका जो मध्य भाग है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है। हिमानियाँ यानी कि बर्फ की नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। बहुत सारा जो बर्फ होता है वो बहने लगता है, जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहने लगता है, उसे हिमानियाँ कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका आंतरिक हिमालय है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब हमारा आगे हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। जो हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक असम है। असम का मतलब समान नहीं है, वहाँ के पर्वत श्रृंखलों की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, और यह हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शहरों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, जबकि पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और एवं कुल्लू की घाटियाँ भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नगर हैं। ठीक है, तो ये हमारा मध्य हिमालय है ना, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं या हिमाचल भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे नगर हैं। ठीक है, और ये आपका धर्मशाला जो नगर है हिमाचल प्रदेश का वो भी यहीं है। कुल्लू की घाटियाँ, कांगड़ा की घाटियाँ यहाँ पर स्थित हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर नगर हैं। ठीक है, नैनीताल जो शहर है वो भी यहीं है, उत्तराखंड में स्थित है। झीलों, वो यहाँ पर बहुत बड़ी झीलें पाई जाती हैं तो वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका मध्य हिमालय है। इसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जिसे हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अपसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ दून घाटियाँ हैं, इनके नाम हैं देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून। यहीं पर कुछ शहर भी बसे हुए हैं जो कि इसी नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारी हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला हैं जिसको हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम है ना, इनकी ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर तक है और इनकी चौड़ाई भी लगभग कम ही है। ठीक है, तो ये हमारा हिमालय पर्वत है। आप इस हिमालय पर्वत को देख सकते हैं, उसकी फ़ोटो है ये। ठीक है, किताब में भी फ़ोटोएँ दी गई, इसकी फ़ोटो दी गई हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। अभी हमने हिमालय के 3 भागों को पढ़ा। वो भाग हमारे किस आधार पर थे कि एक हिमालय का क्षेत्र सबसे उत्तर में है, फिर उसके बाद है और फिर एक है दक्षिण, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमने इसको 3 भागों में बांटा। अब हम इसके अलावा भी इसे पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक भी हम इसे कुछ अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो
इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। जो हिमालय हमारा पश्चिम में स्थित है, जो सतलुज और सिंधु नदी के मध्य में है, उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। और लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम और भी हैं जिन्हें आप पता कर सकते हैं, जिन्हें आपको पता करना है। ठीक है। और यहाँ पर एक पहाड़ी का दृश्य है, पहाड़ी का फोटो, जो कि हिमालय की है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण हिमालय करता है। ठीक है, ये हिमालय की एक पहाड़ी का फोटो है। इसके बाद आगे देखिए, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। जो पहाड़ी आपकी पूर्व में है, जो भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो कि अपसारी शैलें से बनी हुई हैं, ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये हमारे हिमालय को हम पश्चिम से पूर्व के क्षेत्र में लेकर भी हम इसको बांट सकते हैं। यहाँ भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हिमालय का अध्ययन यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद हम अगले भाग में इसी पाठ के कुछ और जो भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।